हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। साथियों, जैसा कि मंजिल एकेडमी का लक्ष्य है, रीट 2020 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बिल्कुल बेस से, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करवाने का मकसद है। तो सबसे पहले जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसको शुरू करने से पहले मंजिल एकेडमी ने ये निर्णय किया है कि जो साथी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करना चाहते हैं, पहले उनको ये तो अंदाज़ा हो कि किस तरीके से बाल विकास से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं रीट में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज लेकर आया हूँ रीट भर्ती जो 2020 में हुई थी उसका बाल विकास का पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। आप ज़रूर इसको देखें। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप वीडियो को पुश करके चारों ऑप्शन को आराम से देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, वय संधि काल में निम्न में से कौन सी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। चौथा सवाल, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पांचवा सवाल, विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। छठा सवाल है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। सातवां सवाल है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। आठवां सवाल, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। चारों ऑप्शन हैं। नौवां सवाल है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। 10वां सवाल, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते ही वे चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। बड़ा लंबा सवाल है साथियों। अगला सवाल है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से यह सवाल पूछा गया है साथियों। अगला सवाल है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। 13वां सवाल है साथियों, इस रेखा चित्र में आपको उदाहरण देखने हैं। उदाहरण का पूछा है, निम्न चित्र उदाहरण हैं। ये जैसे चित्र में प्राचीन मिस्र कला, स्थापत्य कला, मकबरों की विषय वस्तु, दीवार, नए साम्राज्य, मध्यकालीन साम्राज्य, प्राचीन साम्राज्य, पिरामिड, मंदिर, आदमी के सिर व शेर की धड़ की काल्पनिक मूर्ति, मैदान, कट का मकबरा, बड़े कब्रिस्तान। ये क्या है? चारों ऑप्शन हैं, आपको इन चित्रों को देखकर बताना है ये रेखा चित्र है या किसी का मॉडल है या पड़ते मानचित्र का या बिंदु रेखीय चित्र है। तो इस तरह की कभी सवाल भी पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। व्यक्तिगत जो भी चारों ऑप्शन हैं आप में से इसमें से देखें। अगला सवाल है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता। अगला सवाल है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा दी है, परिभाषा पूछी है मनोवैज्ञानिकों की। अगला सवाल है,
प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है? बुद्धि से संबंधित ये सवाल है। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? 19वां सवाल है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? 20वां सवाल, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? 21वां सवाल, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। जो 22वां सवाल है वो निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। उद्दतीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 23वां सवाल है साथियों, शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ये चारों समस्याएं हैं आपके सामने। 24वां सवाल है, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? 25वां सवाल, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। 26वां सवाल है साथियों, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? 27वां सवाल, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? 28वां सवाल, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? 29वां सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है ताकि। और अंतिम सवाल है साथियों, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। ये चारों ऑप्शन हैं, इसमें से मिलान करने वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों आपने देखा जो रीट 2012 में जो पेपर हुआ था उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो सवाल पूछे गए थे आपके सामने हैं। तो आप इसको पुश करके इस पूरे वीडियो को, सारे सवालों को एक बार ज़रूर स्टडी करें ताकि इसके बेस पर हम आगे अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड तय कर सकें। और जो भी आपका साथी पहली बार रीट एग्ज़ाम दे रहा है उसको आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।